हेलो, राधे राधे। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं शिप्रा शर्मा आपको करवा रही हूँ प्री BSTC का स्पेशल बैच। जी हाँ, आपका कोर्स पूरा हो गया तो भी आपके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है, और आपका कोर्स चल रहा है तो भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आपका बिल्कुल भी कोर्स नहीं हुआ तो भी आपके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अपन कर रहे हैं ऑल ईयर्स पेपर, लास्ट ईयर के पेपर। कैसे क्वेश्चन आते हैं ये जानने के लिए कोर्स अभी पढ़ना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे सोचना है, कैसे क्वेश्चन करने हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आपका कोर्स हो गया तो आपके प्रैक्टिस करनी है भाई, अपन आगे किस टाइप के क्वेश्चन अपने आएंगे एग्जाम में, लास्ट ईयर कैसा आया, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर होना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। 2019 का पेपर चल रहा था, 16 तक के क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने। 17वां क्वेश्चन है, सतत और संचयी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सतत और संचयी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सतत यानी क्या होता है? लगातार पढ़ाया था सबको, और संचयी यानी व्यापक रूप से, व्यापक शब्द यूज किया था, सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो व्यापक में संचयी बोला है इसने। तो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? विद्यालय छोड़ने वालों की दर को कम करना, शिक्षा ग्रहण करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, तनाव और चिंता को कम करना, छात्रों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित करना। अच्छा ये बताओ, मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? परीक्षा। मूल्यांकन का मतलब क्या है? परीक्षा। लगातार परीक्षा लेंगे आपकी व्यापक रूप से तो आपके अंदर क्या होगा? विद्यालय छोड़ने की दर कम हो जाएगी क्या? नहीं, कोई लेना देना ही नहीं आपस में। शिक्षा ग्रहण करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, हाँ शिक्षा पे अधिक ध्यान दे दोगे आप। तनाव और चिंता को कम करना, और छात्रों को विद्यालय, इसका भी ज्यादा मतलब नहीं है। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या है? तनाव और चिंता को कम करना। लगातार आपकी परीक्षा लेंगे, फर्स्ट टेस्ट लिया, सेकंड टेस्ट लिया, हाफ ईयरली ले ली, थर्ड टेस्ट ले लिया, फोर्थ टेस्ट ले लिया, प्री बोर्ड ले लिया, फिर बोर्ड के एग्जाम, तब तक तो आपकी तनाव और टेंशन खत्म। भाई परीक्षा से डर लगता है ना, और परीक्षा है परीक्षा है, तो परीक्षा का डर खत्म हो रहा है। तो सतत और व्यापक संचयी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है भाई? तनाव और चिंता को कम करना। समझ में आया सबको? क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। विद्यार्थियों में आरंभिक अवस्था से ही सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए उन्हें सीखना होगा कि, विद्यार्थियों में आरंभिक अवस्था से सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए उन्हें सीखना होगा क्या? पौधों और पालतू पशुओं की देखभाल करें, बुजुर्गों के प्रति दया भाव रखें, अपने आसपास का स्वच्छता बनाए रखें, गमले में लगे पौधों की देखभाल करें। बताओ भाई, विद्यार्थियों में आरंभिक अवस्था से ही सामाजिक संवेदनशीलता, तो इसके लिए क्या करेंगे? वो कौन होंगे? सामाजिक प्राणी, सामाजिक संवेदनशीलता, बुजुर्गों के प्रति दया भाव, ठीक है, अपने आसपास स्वच्छता, ठीक है, गमले में लगे पौधों की, ठीक है। ये तीनों किसमें इंक्लूड हो गए? इसमें पौधे और पालतू पशुओं की देखभाल कर रहे हैं तो बुजुर्गों के प्रति ऑटोमेटिक दया भाव आ जाएगा। जो जानवरों के प्रति देखभाल, जानवर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा तो इंसानों के प्रति तो डेफिनेटली होगा। पौधे हैं, यहाँ पे भी पौधे ही हैं तो ये इसमें इंक्लूड, और देखभाल कर रहे हैं तो स्वच्छ वातावरण में ही तो देखभाल करेंगे। तो सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विद्यार्थियों में आरंभिक अवस्था से ही सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए पौधों और पालतू पशुओं की देखभाल करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखो।
सामाजिक संवेदनशील मुद्दों पर बोलते समय शिक्षकों को खालिस्तान होना चाहिए। आत्मविश्वासी और विश्वासप्रद, आत्मविश्वासी और मिलनसार, आत्मविश्वासी और सक्षम और शर्मिला। सामाजिक संवेदनशील मुद्दों पर बोलते समय शिक्षकों को कैसा होना चाहिए? आत्मविश्वासी, हाँ बिल्कुल सही है। और विश्वासप्रद 50-50, आत्मविश्वासी फिर सही है। मिलनसार फिर 50-50, आत्मविश्वासी और सक्षम, ये कंप्लीट है भाई, दोनों चीज है। सक्षम भी होना चाहिए और आत्मविश्वासी भी होना चाहिए, क्योंकि बात कहाँ पे कर रहा है वो? सामाजिक संवेदनशील मुद्दों पर, है ना। शिक्षक बोल रहा है वो भी कहाँ पे? सामाजिक संवेदनशील मुद्दों पे। तो एक तो उसको आत्मविश्वासी होना चाहिए और दूसरा है कि सक्षम होना चाहिए। मिलनसार ठीक है, विश्वासप्रद ठीक है, शर्मिला तो बिल्कुल ही गलत हो गया। सक्षम यहाँ पे भी ठीक है। अगर वो सक्षम होगा तो वो सही तरीके से अपनी बात भी बोल सकता है और जरूरत पड़ने पे सही एक्शन भी ले सकता है, इसलिए सक्षम होना चाहिए। मिलनसार आदमी कहीं जगह कुछ ऐसे चीजें होती है जहां पर वो एक्शन नहीं ले पाता है, इसलिए मिलनसार और विश्वासप्रद, इनको आप करोगे तो आपके 1 नंबर 2 नंबर आ जाएंगे। लेकिन 3 में से 3 नंबर करने के लिए एक तो आत्मविश्वासी, एक सक्षम, दोनों विज्ञान की भाषा के शब्द होने चाहिए आपके। ठीक है, क्लियर है सबके? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। यदि किसी कक्षा में कोई छात्र मादक द्रव्य का सेवन करते हुए पाए जाए तब शिक्षक को क्या करना चाहिए? पुलिस को सूचित करना चाहिए, प्रधानाध्यापक को सूचित करना चाहिए, उन्हें उचित परामर्श देना चाहिए, उन्हें दंडित करना चाहिए। भाई कक्षा में कोई भी छोरो है और वो बला के बीड़ी सिगरेट मार साहब ने तुरंत एक रोजाना कर देना चाह। पुलिस साहब वो छोरो बीड़ी पी रहे हमारे क्लास में, याद करना चाह। कल हेड मास्टर साहब ने बुला लिया ना चाह, अरे हेड मास्टर साहब देखो ना छोरो बीड़ी सिगरेट पी रहे हो, नहीं करोगे दोनों काम? भाई टीचर बन गए आप, ऐसे काम करोगे क्या? उन्हें दंडित ले लकड़ी सूत पर लाग जाना चाह, अतरो सूतना चाह को वो आंगड़े भी टूट जाओ भाई, कैसे आंगड़े में पी तुम तो क्या करेगा टीचर? उन्हें उचित परामर्श देना, सही गलत बताना, उन्हें इस तरीके से समझाना कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसा काम नहीं करे। क्लियर है सबके? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। छात्रों की अभिवृत्ति के मूल्यांकन की सबसे प्रचलित पद्धति कौन सी है? स्वप्रगति सूची या अभिवृत्ति का पैमाना, सर्वेक्षण साक्षात्कार, जीवन संबंधी और निबंधात्मक पद्धति, परोक्ष अवलोकन। छात्रों की अभिवृत्ति मतलब छात्रों ने क्या सीखा है, कितना सीखा है, कैसे सीखा है। अभिवृत्ति का मूल्यांकन क्या हुआ भाई? आप क्या सीख रहे हो? आपकी जो मार्कशीट आती है, वो एग्जाम की मार्कशीट आती है ना लास्ट में रिजल्ट, तो वो क्या है? स्वप्रगति सूची। और इसी का इसने पूछा है तो क्या देते हैं? स्वप्रगति सूची, अभिवृत्ति का पैमाना। क्लियर है सबके? छात्रों की अभिवृत्ति के मूल्यांकन की प्रचलित पद्धति, एग्जाम पद्धति, स्वप्रगति सूची। आपकी नैतिक शिक्षा कैसी है, आपकी कलात्मक शिक्षा कैसी है, आपके विषयों की शिक्षा कैसी है, आपका नेचर कैसा है, आचरण कैसा है, उस सबकी क्या है? रिपोर्ट बना के देते हैं टीचर्स। तो ये इसका आंसर, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ए पे ही ऑप्शन है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखो। शिक्षक अभिभावक सभा में आप कैसे व्यवहार करेंगे? शिक्षक अभिभावक सभा में आप कैसे व्यवहार करेंगे? अभिभावकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर, बच्चे की कमजोरी और योग्यता पर विचार विमर्श, उन्हें दूसरे विषयों से परिचित करवाएंगे, अभिभावकों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। शिक्षक और अभिभावक की मीटिंग है, उसमें अभिभावक के प्रश्न है हाँ ठीक है, ऐसे करके छोटे छोटे उत्तर देंगे, संक्षिप्त उत्तर यानी छोटे छोटे उत्तर।
अगला है बच्चे की कमजोरी और योग्यता पर विचार विमर्श। ये बिल्कुल सही है भाई टीचर है और अभिभावक है तो बच्चे की कमजोरी और योग्यता पर तो विचार विमर्श करना है। दूसरे विषयों से परिचित करवाएंगे, राजनीति की बात कर बलाग जा रहा हूँ, गाँव में गुणगान को या इनकी रंगड़ देकर बलाग जावे, हमारे तो स्कूल में पानी नहीं आता है, दरी नहीं है, ऐसी बातें करेंगे क्या? नहीं करेंगे, गलत बात है। अभिभावकों से बातचीत करने से बचने का प्रयास करेंगे। जो ये पेरेंट्स है ना, अच्छा रुको रुको मैं आता हूँ अभी, है ना, ऐसे करके गलती मार जाओ, क्या ये सही तरीका है? गलत। तो सही आंसर क्या है? बच्चे की कमजोरी का और योग्यता पर विचार विमर्श करेंगे। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षक के किन लक्षणों के कारण बच्चे उन्हें पसंद नहीं करते हैं? शिक्षक के किन लक्षणों के कारण बच्चे उन्हें पसंद नहीं करते हैं? विषय वस्तु को अनदेखा करना, अनौचित्य और पक्षपातवाद, बच्चों से अवांछित भाव, चिड़चिड़ा और बुरा व्यवहार। विषय वस्तु को अनदेखा करना, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो कुछ पूछ रहे हैं और टीचर जवाब नहीं देते तो वो उनको लाइक नहीं करते तो सही है। अनौचित्य और पक्षपातवाद, ये भी सही है भाई, बच्चों के साथ पक्षपात करते हैं ना, ये अच्छा है वो सही नहीं है, ये सही है, ये इस जाति का उस जाति का, तो पक्षपातवाद ये भी पसंद नहीं करते तो ये भी सही है। बच्चों से अवांछित भाव, अवांछित यानी कोई अलग ही काम करवाते रहते हैं कि भाई ये करना वो करना, ये करो वो करो, तो बच्चे क्या इरिटेट होते हैं उससे। भाई पानी लेके आओ, बार बार जैसे बिना काम ही चाय बनाओ, चाय लेके आना, क्लास चल रही है और उसको बोल देते हैं जा तू वो करके आ जा, तो ये वाली चीजें भी बच्चे पसंद नहीं करते। लेकिन सबसे ज्यादा जो बच्चों को नफरत है ना, वो टीचर के चिड़चिड़े और बुरे व्यवहार से। बुरा व्यवहार मतलब बिना काम मारपीट, चिड़चिड़ापन मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ गुस्सा करना। तो सबसे ज्यादा शिक्षक का कौन सा लक्षण है जिसे बच्चे पसंद नहीं करते? चिड़चिड़ा और बुरा व्यवहार। अब ये सारे नेगेटिव थे, उनमें से बेस्ट आपको चुनना था, बेस्ट आपका था चिड़चिड़ा और बुरा व्यवहार। इसको हर बच्चा रिजेक्ट करता है, किसी भी बच्चे को पसंद नहीं है, चाहे वो डफोड़ हो चाहे होशियार हो, कि भाई टीचर चिड़चिड़ा रहता है और बुरा व्यवहार करे। तो क्लियर है सबके? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24, वे शिक्षक जो कक्षा में पढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं, छात्र का ध्यान कायम रखने के लिए नाट्य कला का सहारा लेते हैं। अगला, सीखने सिखाने की पद्धति में छात्रों को सम्मिलित करना, विषयों में अक्सर दक्षता में कमी दर्शाते हैं उपयुक्त सभी। अब क्या है क्वेश्चन, पढ़ा नहीं पढ़ा, समझा नहीं समझा, बस ये लिखा, आपका क्या आएगा आंसर? डायरेक्ट ये, है ना, ज्यादातर तो ये करोगे, पर ये करते ही क्या हो जाएगा? गलत। कि क्या कह रहा है यहाँ पे? कमी दर्शा रहा है। और हर चीज में नाटक कर सकता है क्या टीचर? कितना नाटक करेगा ही करेगा, बेचारा थक नहीं जाएगा क्या? तो सबसे बेस्ट क्या है? सीखने सिखाने की पद्धति में छात्रों को सम्मिलित करना। वे शिक्षक जो कक्षा में पढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं वो क्या करेंगे? सीखने सिखाने की पद्धति में छात्रों को सम्मिलित करेंगे। क्लियर है भाई सबका? आगे देखो, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, विद्यालयों में परिवेश शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। परिवेश शिक्षा क्या होती है भाई? परिवेश मतलब अपने आसपास का वातावरण, उसकी शिक्षा क्यों प्रदान की जानी चाहिए? क्योंकि यह वातावरण के प्रदूषण को प्रभावित करेगी, यह जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, यह शिक्षकों को नौकरी प्रदान करेगी, हम लोग वातावरण से पलायन नहीं कर सकते हैं। बताओ भाई, विद्यालयों में परिवेश शिक्षा प्रदान, परिवेश शिक्षा से किसी की नौकरी लगेगी क्या? नहीं, तो ये तो गलत। यह जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, हाँ है। यह वातावरण के प्रदूषण को प्रभावित करेगी, हाँ बिल्कुल करेगी। हम लोग वातावरण से पलायन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर तो क्या होगा? ये। क्यों पढ़ाना चाहिए विद्यालयों में परिवेश के बारे में?
क्योंकि हम वातावरण से अलग ही नहीं रह सकते। कहाँ रहेंगे हम अगर वातावरण को? पलायन यानी क्या होता है? दूर जाना, छोड़ना। पलायन यानी भागना ही तो होता है, दूर जाना, छोड़ना। तो वातावरण से पलायन नहीं कर सकते, यानी इसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, इसलिए ये शिक्षा तो देनी पड़ेगी। जो कि प्रदूषण को, भाई आजकल बहुत सारे प्रदूषण हो रहे हैं, उनको प्रभावित करेंगे, सही होंगे, और जीवन का महत्वपूर्ण अंग तो है ही है। तो परिवेश की शिक्षा क्यों प्रदान करेंगे? क्योंकि हम लोग वातावरण से पलायन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है सबके? आज की क्लास अपन यहीं तक रखेंगे। 25 क्वेश्चन अपने 2019 के पेपर के कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक। 25 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी अपन जल्दी 1 या 2 क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से।